नाजरीन खुशामदीद। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज का जो पेपर है वो है इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। आज का टॉपिक है, आज का उन्वान है गांधीज़्म और हिंदुस्तान आईनी की बुनियादी खुसूसियात। मैं डॉक्टर मंसूर हसन इस टॉपिक पे पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे जितने भी चीजें वो आज डिस्कस हो जाए। गांधीइज्म मीन्स ये रिलेटेड है गांधी से, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का जो असली नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। एक गांव में जिसका नाम था पोरबंदर। गांधीइज्म जो हमें सिखाती है, पहले हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो था मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म में जो भी चीजें हमने सीखे हैं, हम कहेंगे कि गांधीइज्म जो आया है इसके क्रिटिसिज्म के लिए आया है। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो अपना जिंदगी का तस्वीर जो था, गुजारने का जो अहमियत थी, वो उसने ज्यादातर लिबरलिज्म पे ही गुजारी। गांधीइज्म पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आग की तरह फैली। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे, ये खुद पहले अमल करते थे, बाद में लोगों को इस बारे में कहते थे। गांधीइज्म जब गांधी पैदा हुए उसके बाद इसने जो अर्ली एजुकेशन जो है अपने ही लोकल विलेज में, अपने ही लोकल स्टेट में पाई। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ लॉ। वहां पे एक हिंदुस्तान का एक ताजिर था, उसका केस, इसको अदालत में लड़ने के लिए उसने बड़ी कोशिश की। लेकिन गांधी को पहले ये पता ना था कि हमारे हिंदुस्तान, क्योंकि गांधी तब बहुत छोटे थे, गांधी को भी ये बिल्कुल पता ना था कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी चीजें हो रहे हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, वहां पे रैडिकल डिस्क्रिमिनेशन था, जात पात का इजाद था। वहां पे जात पात ज्यादा मानी जाती थी। वहां पे काले और सफेद रंगों पे लड़े जाते थे, या वहां पे जितने भी काले लोग थे उनको किसी भी गवर्नमेंट अदारे में काम नहीं दिया जाता था, न कि उनके लिए हत्या की जो इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो तालीमी इदारे थे, या कोई भी इदारा था, उनमें से उनको डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। लेकिन गांधी जी जब पहली बार अदालत में दाखिल हुए तो उनको फर्स्ट कहा गया कि आप अपना जो ये टर्बन है, जो आपका ये जो सर पर जो ये पगड़ी है, ये उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अदालत में इसकी इजाजत नहीं थी। जब गांधी ने ये साउथ अफ्रीका में ये हालात देखी तो उन्होंने
फर्स्ट कहा कि हमें अपने हुकूक को जानना है, हमें अपने राइट्स को जाननी है, हमें अपनी लिबर्टी को जानने हैं, ताकि उसके बाद हम अपनी जिंदगी को गुजार सके। लेकिन गांधी जैसे ही उसने इस चीज से इनकार कर दिया, बिल्कुल भी इनकार कर दिया कि ये मुझे अपनी मर्जी है, मुझे अपनी लिबर्टी है, मुझे अपनी राइट्स है, मैं कैसे पहनूं, मैं क्या करूं, मुझे अपनी सोशल लाइफ है, तो उस हिसाब से मैं ये पहन रहा हूं। उसने उन चीजों से इनकार किया। लेकिन बाद में गांधी जी को बहुत सारे चीजें देखने पड़े, हता कि उसके लिए खाना अलग से, उसके लिए कॉमन डाइनिंग टेबल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गांधी जी पहले से ही बहुत कमजोर थे और वो इन चीजों से बहुत नफरत करते थे। हता कि उसको कहा गया, गांधी को कहा गया कि जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, या जिन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वही चीजें आपको भी प्रयोग करने हैं। लेकिन गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे हिंदुस्तान के, जिसने पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। गांधी वो अजीम शख्सियत थे, जिसको हम अगर गलत ना कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का हम बापू माना जाते हैं। We can say that he is considered as the father of Indian or father of India। अगर हम आज भी देखते हैं गांधी जी को हम कितना इज्जत देते हैं, जितने भी आज करेंसीज है, मेजॉरिटी करेंसीज पे, जितने भी हमारे पास कागज करेंसियां हैं, मेजॉरिटी करेंसियों पे हम क्या देखते हैं कि गांधी जी का जो फोटो लगा हुआ है। मीन्स हम गांधी जी को, महात्मा गांधी को, करमचंद बापू को हम क्या कहते हैं, इज्जत से नवाजते हैं। हालांकि ये बहुत छोटे थे, 1914 तक ये कहां रहे, साउथ अफ्रीका में रहे। बर्स्टर की डिग्री हासिल करने के लिए, लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो गांधी जी है ये कानूनदान था, पॉलिटिशियन था, सोशल वर्कर था, समाजी शख्सियत थी, समाज के काम करना चाहता था। ही वॉज अ रिफॉर्मर, वो बदलाव लाना चाहता था, क्योंकि उसके पैदा होने से लेके, जब हम बात करते हैं 1947 तक, तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो था ये गुलाम था अंग्रेजों का। ये गांधी जी की ही बदौलत थी, जिसने इस चीज को हिंदुस्तान को आजाद किया। अंग्रेज हता कि 300-400 साल 200 साल से इस हिंदुस्तान को पूरे तरीके से इसको बिगाड़ चुके थे। लेकिन गांधी की बदौलत से, इस अजीम लीडर की वजह से इसने ऐसी कोशिशें की, इसने बहुत सारे, इसको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, इसने ऐसी अजीम चीजें लड़े, इसने बहुत ऐसे चीजें का पर प्रयोग किया, जिसको हम तहरीकों में, जिसको हम अपनी हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से दर्ज किया है। अगर हम हिंदुस्तान आईने की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी हम, क्योंकि हमने इसको इतना एजाज दिया है, हमने बाप ने इस अजीम शख्सियत को, इस अजीम तारीखी सियासत को ऐसा इज्जत दे दिया है, ऐसा मंसूबा दे दिया है कि हम आज भी हिंदुस्तान में इसको गांधी प्रिंसिपल के नाम से याद किया करते हैं। गांधीइज्म जो है वो एक ऐसा फिलॉसफी है हिंदुस्तान में, जो कि मार्क्स से लेके, कम्युनिज्म से लेके, लिबरलिज्म से लेके, इन सारे चीजों को अगर हम देखते हैं
तो खाली जो गांधी है, खाली जो गांधी जिसने पूरे इस हिंदुस्तान को, इस विश्व को कहां से कहां तक लेके गया, इतने लड़ाइयां लड़े, उस तरीके से प्रचार किया, उस पर तरीके से प्रचार किया जिस तरीके से हम गांधी को आज भी याद किया करते हैं। लेकिन गांधी वो एक अहम ऐसी शख्सियत थी जिसने अपने बचपना को लेके, अपनी जवानी से लेके जहां तक 30 जनवरी 1948 तक उसने यही काम किया, क्या कि आजाद हिंदुस्तान को अंग्रेजों से कैसे आजादी दिलाया जाए। लेकिन ये आजादी ये एक दिन की बात नहीं थी, ये 10 दिन की बात नहीं थी। गांधी जी ने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया। जैसे अगर हमें किसी चीज को हासिल करना है तो उसके लिए हम बहुत सारे वेज इख्तियार करते हैं, बहुत सारे रास्ते की इख्तियार कर लेते हैं, चाहे ना इसी रास्ते से हम इस तारीख को, हम इस चीज को हासिल करें। जैसे अगर हमें बाजार से कोई चीज लेनी हो तो हम पहले क्या करते हैं डियर ऑडियंस, हम पहले ये सोचते हैं इस दुकानदार से अगर हमें 10 रुपए में मिल जाए तो हम अगले दुकान से देखते हैं कि 10 पैसा या 20 पैसा या 1 रुपया 50 पैसा कम ना हो जाए। उसी तरीके से जहां पे हम अंग्रेजों की बात करते हैं, जब गांधीइज्म का मसला था, जब गांधीइज्म ने अपनी तहरीक चलाई तो काफी ये अपने तौर तरीके से इसको बहुत कोशिश की कि मैं इस चीज को इस वजह से इस हिंदुस्तान के इस अपने धरती मां को आजाद करो, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों का गलबा इतना था, अंग्रेजों की हुकूमत का वास्ता इतना था, अंग्रेज इतना हैवी हो चुके थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस जमाने में। हम कल्पना भी बिल्कुल किसी सियासतदान ने कल्पना भी नहीं किया था कि हिंदुस्तान भी क्या आजादी ले सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये हमें बस गांधी ही की बदौलत से, तो हमें देखते हैं ये हमें गांधी ही की बदौलत से हमने कोशिश की, गांधी ने बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे रास्तों का इख्तियार किया। लेकिन रास्तों का खाली इख्तियार करना, अगर कोई आदमी ये कहता है, कोई फिलोसफर ये कहता है कि इस थ्योरी को ऐसा माना जाए, लेकिन जब तक ना वो उसका प्रूफ या उसको अपने आप पे पहले उसको लागू ना करे, तब तक ये हो ही नहीं सकता है कि हम इस चीज को हासिल कर सके। क्योंकि ये फर्स्ट जो होती है अपने आप पे इसको लागू किया जाए ताकि लोग जो है इसको देके अपने आप पर अपना ले। लेकिन गांधी वो हिंदुस्तान की वो पहली शख्सियत थी, वो सबसे अहम शख्सियत थी जिसने सबसे कुत्ता सच्चाई पर ध्यान दिया कि जो मैं कह रहा हूं, जो गांधी कह रहा था, जो गांधी ने बोला अपनी जुबान से, वो अपने दिल से बोल रहा था, वो अपने ऊपर उसने फलसफा लागू किया। और इन्हीं बुनियादी चीजों पर गांधी ने अपना जो ये चीजें, इन चीजों को जरिए जब उसने ये इख्तियार किए अपने ऊपर, फिर लोगों को दावत दी, फिर देश को सिखाया, तो जाके गांधी क्या कामयाब हुआ। महात्मा गांधी इस चीज पे कामयाब हुआ। खाली न कि कामयाब, बल्कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा चीज उसने हासिल किया
जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरा भारत माता को कई सालों से खट रहा था कि हम ये चीजें कब इख्तियार करें। लेकिन गांधी वो शख्सियत जिसने, हता कि अगर इसको हम ना कहे कि इसका जो ज्यादा जो ताल्लुक था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट से था। इसने बहुत सारे मूवमेंट चलाए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन किस तरीके से ताकि ये जो अजीम लीडर थे, पूरे अंग्रेज लोग इसको नोटिस किया करते थे कि ये हिदायती उसूलों की शक्ल में अपने ऊपर पहले इनको यूज कर रहा है। और गांधी को इस आजादी के लिए, जिसको हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में या गांधीयन थॉट जिसको कहते हैं, इनकी बदौलत से आजादी कैसे हासिल हुई, कौन कौन से चीजें इसने अपनाए, तो हम इन चीजों को ज्यादा देर तक नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन चीजों को हम थोड़ा सा कर ले कि ताकि हमें भी इस गांधीइज्म का, इज्म फिलॉसफी है, हमें इस गांधीइज्म का पता चले कि इसको आज भी हिंदुस्तान में कैसे, कितना और कैसे याद किया जाता है। हालांकि बहुत से फिलोसफर्स आए, लेकिन कुछ शख्सियत को आज भी हिंदुस्तान में याद किया जाता है, जैसे नेहरू हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर भगत सिंह हो। खासकर अगर हम ना बोले तो हमें फर्स्ट जो प्याती में है वो है महात्मा गांधी। अगर हम गांधीयन फिलॉसफी की बात करते हैं तो बहुत सारे, जैसे 2-5 चीजें मैं आपको नाज़रीन यहां पे कुछ 2-5 चीजें ऐसे कोशिश करूंगा मैं अपनी नॉलेज से कि आप देखोगे कि गांधी का जो रोल था वो आजादी में कितना अहम था। हता कि कुछ चीजें ये भी मशहूर थे, निजी तौर पर शराब नोशी के आदी थे और अजीम लीडर इसका बेहद नोटिस किया नहीं लिया, लेकिन आखिर में किसी अहम शख्सियत का क्या देखा जाता है कि उसने कौन से अच्छे कारनामे किए हैं। हम ज्यादातर फर्स्ट जो हम कहेंगे, 2 चीजों पे ज्यादा हम ध्यान देते हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ फिलोसफर्स लिखते हैं, कुछ राइटर्स लिखते हैं कि गांधीइज्म जो है 2 चीजों पे ज्यादा मबनी है। एक है सत्याग्रह, पिलर्स ऑफ द गांधीइज्म जिनको कहते हैं, दूसरा है अहिंसा। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी है, क्वाइट इंडियन मूवमेंट भी है, डंडी मार्च भी है, हड़ताल भी है, हिजरत भी है।
हिजरा जिसको कहते हैं, इंग्लिश में लिखा होगा, शायद अरबी वर्ड है। तो फर्स्ट अगर हम देखा जाए, हमें किसकी तरफ, सत्याग्रह, सत्याग्रह जो वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है, ये जोड़ा हुआ है दो चीजों से। एक है सत्या, ट्रुथ, सच्ची। दूसरा है ग्राह, डिजायर, नीड। गांधी जी का जो उसूल था वो ये था कि हर इंसान को जब ये वहां से वापस आए, कहां से, जब ये साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए, तो उसने देखा न कि साउथ अफ्रीका में बल्कि हिंदुस्तान भी बहुत सारा बिगड़ चुका है। हिंदुस्तान में भी ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी बहुत लोगों से नफरतें किए जाते हैं, लोगों से ठगा जाता है, लोगों को लूटा जाता है, लोगों के हकूक पामाल किए जाते हैं। और इस पामाली को देख के गांधी ये बर्दाश्त न कर सका, और उसने सबसे पहले 1917 में सत्याग्रह का नारा इख्तियार किया। इस सत्याग्रह, मैंने पहले ही बोला कि सत्याग्रह दो चीजें, सत्या, ट्रूथ, डिजायर, ग्राह मीन्स नीड, डिजायर। एक इंसान अकॉर्डिंग टू द गांधी जो है, गांधी के मुताबिक ये जो सत्या, इंसान ट्रुथ पे मबनी होना चाहिए, सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। वही कामयाबी सियासत की है, वही कामयाबी रूहानियत की है। लेकिन इसी रूहानियत में खुद एक ताजरी खोबी तौर पर कोई यकीन नहीं था कि जब एक इंसान सोचे और फिर उसके बाद उस पर अमल करे, अगर झूठ न बोले, तो डेफिनेटली तो हम किसी भी हद तक कह सकते हैं कि गांधी इसमें कामयाब हुआ। लेकिन इस सत्याग्रह का नारा जो था, ये क्या था कि हर एक इंसान कोशिश करे अपने मुल्क के, हम यही कह सकते हैं ना कि अपने मुल्क के साथ, अपने कौम के साथ, अपने नेशन के साथ अपने डिजायर रखे, ख्वाहिश रखे कि वो हर किस्म का क्या, अपने कंट्री का, अपने नेशन का, अपने इस धरती माँ का गीत गाए। जब वो अपने इस मुल्क के लिए अच्छाई से काम करे, खुशनुदी से काम करे, तो जरूरी एक ना एक दिन हम इस पे कामयाब होंगे। दूसरा जो है अहिंसा। अगर हमें किसी भी चीज को हमें इख्तियार करना है, हमें हासिल करना है, तो हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो कहते हैं ना अहिंसा का असली मकसद जो है नॉन वायलेंस। क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज लोग क्या करते थे, जब भी कोई भीड़ भाड़ करते थे या वहां पे वायलेंस करते थे, तो वो फटक से उनको लेके उनको सजा देते थे, उनको फांसी पे लटका देते थे। उनको टाइम भी आता था, उनको वक्त भी आता था कि इन चीजों को आराम से इन पे हाथ डाल सके। क्योंकि लोग जब भी इससे पहले
जब भी प्रोटेस्ट करते थे तो ना वो वायलेंट होते थे। और अंग्रेज ऐसे थे, अंग्रेजों के पास ताकत था, अंग्रेजों के पास बहुत सारे ताकत था, रूहानियत थी, तो वो इनको फाटक से करते थे, इनको लेके आते थे, वो लड़का देते थे। और इससे क्या लोग डरते थे, लोग इन चीजों से बहुत डरपोक थे, इसीलिए वो आगे न बढ़ते थे। और अंग्रेज जो थे वो इजीली क्या इजीली इन पे हावी रहते थे। लेकिन गांधीइज्म का जो पिलर है वो था अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन वायलेंट के बगैर, किसी दंगा फसाद के बगैर। अगर कोई भी अंग्रेजों का हुक्मरान, अंग्रेजों का कोई भी चमचा अगर आ जाए, तो जब हम साइलेंट रहेंगे, जब हम अपनी चीजों का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी चीज को, किसी का चीज बिना तोड़े, तो कोई तशद्दुद नहीं, कोई फैश कलामी नहीं, बिल्कुल हम कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने हुकूक दे दो, हमें अपनी लिबर्टी दे दो। तो वो क्या कहेंगे? वो तो रहेंगे ऐसे ही, काश ये वायलेंट हो जाते, हम इनको लेके जाते। लेकिन जब वो बिल्कुल, गांधी ने कहा कि अहिंसा रहो, नॉन वायलेंस का इख्तियार कर लो, यही वो चीज है जो हमें जो हमें अंग्रेजों से निजात, जिस चीज से हम अंग्रेजों से निजात पा सके। इसी चीज पे, इसी अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे गांधी ने ऐसे नॉन वायलेंस से गांधी जब भी कोई चीज मांगता था, कोई चीज का मांग करता था, तो वो तमाम लोगों को पहले ये कहते थे कि हमें किसी चीज की वायलेंस नहीं दिखानी है, हमें बिल्कुल अपने चीज का नशोनुमा डाल के पहले तश्कील करना है कि हमें कौन सा चीज चाहिए, फिर हम क्या कहें, तो जिसको आज के जमाने में हम कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। क्योंकि वायलेंट में ऐसा भी होता है कि हुकूमत के बहुत सारी चीजें तोड़े जाते हैं, लोगों का नुकसान किया जाता है, आम नागरिक को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ही, क्योंकि ये हमारा अपनी प्रॉपर्टी है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस नॉन वायलेंस से, ऐसी चीजों ऐसी चीजों ने जन्म ले लिया कि ब्रिटिश पॉलिसी जो थी, ब्रिटिश हुकूमत जो थी, गांधी ने पूरा इनको हिला के रख दिया। क्योंकि ये वो अजीम स्कीम थी गांधी का, जिसको हम कहते हैं कि इसने पूरे समाजी जितनी भी चीजें थे, इनको हासिल करने के लिए, इनको नज़म व ज़ब्त में रखने के लिए, ये जो इसने अहिंसा का नारा अपना लिया, तो इससे पूरे अंग्रेजी हुकूमत कमजोर हो गई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में कुछ चीजों का माइंड डेवलप हुआ कि इखलाकी इक्तिदार की बुनियाद है, शायद हमें अपने राइट्स जो है,
शायद जो हमने अपनी लिबर्टी है हमारे हाथों में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या डंडी मार्च या क्वाइट इंडियन मूवमेंट, डू और डाई सिचुएशन जिसको कहते हैं, कभी उसको भी याद किया करते हैं। तो क्वाइट इंडियन मूवमेंट में गांधी ने कहा कि हमें अपनी खादी जो था अपने मन का कर लो, अपनी चीजों का प्रयोग कर लो, ताकि जब अंग्रेजों के बने हुए चीज ये हमारा ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके, हमारे ही रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके इसको फिर पॉलिश करके अगर हमसे 1 रुपया में लेते हैं तो इसको 50 पैसा और ऊपर लगा के फिर हमें ये 10-20 रुपए में इसको हमें बेचते हैं। तो गांधी ने क्या कहा, जितने भी इंटरनेशनल, जितने भी ब्रिटिश आइटम्स जो है, इसके बदले क्या किया जाए, इसके बदले अपने जो हमें अपने चीजें हैं, हम जो अपने खेती बाड़ी से जो हम निकाल सके उन्हीं का यूज किया जाए। क्यों ना हमें दरख्तों के पत्ते ही खाना पड़े, क्यों ना हमें नंगे बुरहाने ही रहना पड़े, हम पत्तों से अपने जिस्म को ढांप लें। लेकिन इस इंडिया जो जितने भी ये चीजें ब्रिटिशर्स के हैं, इनको हम फेंकें, इनको हम दूर करें, इनको हम अपने मन से निकालें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी को बीवी भी, कुछ फिलोसफर्स ने ऐसे भी कि इसको भी या तो वो हिंदुस्तान की चीजों को अपना लिया वो वापस हो जाए। उस तरीके से जब लोगों ने अपने चीजों का, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ पे ऐसे भी कुछ बहुत सारे दुकानें चल रहे थे, रॉ मटेरियल यहाँ का होता था और हमें उस रॉ मटेरियल का भी पैसा जो ट्रेजरी थी वो ब्रिटिशर के ट्रेजरी में जमा करना पड़ता था। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज पे नजर डालते हुए हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट में अपने देसी चीजों का प्रयोग करने के लिए कहा, ताकि हमें ब्रिटिशर के जो बने हुए फर्निश्ड गुड्स जो है, उनके जो चीजें हैं, उन पे हमें क्या हो जाए, माइल कम हो जाए। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी, मीन्स जब उनको यहाँ पे 1 महीने के लिए जो 10,000 रुपया देना पड़ता है, जब उनको 5,000 में भी मटेरियल नहीं बेचा जाएगा, बिक नहीं जाएगा, तो वो आपने वो पैसे कहां से लेके आएंगे। लेकिन हमें यूज करना है नॉन वायलेंस, प्रोटेस्ट बट पीसफुली। इसी रूहानी शख्सियत को हम आज भी तहे दिल से याद किया करते हैं। इसी तरीके से 1942 में ये जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट का नारा गांधी ने उठाया, बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसके बारे में रिसर्च किया है, इसके बारे में कल्पना लिखे हैं, इसके बारे में कुछ चीजें लिखे हैं जो आज भी पूरा हिंदुस्तान, आज पूरा विश्व जो है याद किया करता है। मेरे दोस्तों, अगर हमें सच में गांधी को याद करना है,
अगर हमें सच में हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें गांधीइज्म को कुछ बरकरार रखना है। गांधी साथ साथ में जैसे ही बढ़ता गया, ये जो हड़ताल अगर हम आज देखते हैं तो हमें बुरा सा लगता है कि हड़ताल क्या चीज है। हड़ताल जो था, हड़ताल मीन्स, ये गांधी का भी एक था कि वी कैन से कॉश योर बिजनेस, कि अपनी जो आप जो बिजनेस चलाते हो, अपनी जो दुकानें चलाते हो, किस तरीके से चलाता है, तो इनको ठप किया जाए, इनको बंद किया जाए, इनको एक एजाज के तौर पर कि हमारे हुकूक का पामाल किया जाता है, हमारे राइट्स का पामाल ही किया जाता है, इसके तौर पर इसको बंद किया जाए, ताकि ब्रिटिशरों के जो ये गवर्नमेंट्स थे, ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पे ये सामान बिके जाते थे, ये भी किसी हद तक ठप हो जाए। अब कहीं कहीं जगहों पे कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी मुश्किलात आते थे कि हम लोग जो है कम है, तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का गालबा जो है इजीली होता है। मीन्स अगर किसी शहर में किसी किस्म के लोग, जैसे उस जमाने में हिंदुस्तानी थे, माइनॉरिटीज में रहते थे, तो वो इजीली उनको अपने गलबे में लेके, अपने हाथों में लेके इनको इजीली क्रश करते थे। लेकिन गांधी वो अहम शख्सियत जिसने हिजरत का नारा दे दिया, ताकि ये जो लोग जो माइनॉरिटीज में है, ये वहां से शिफ्ट, अपना जगह को छोड़ना, किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल होना, ताकि ये वहां पे मेजॉरिटी में रहे, इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो जाए। मीन्स हमारे हिंदुस्तान में अगर हम इस सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म या जुडिशियलिज्म को अगर हम याद किया करते हैं, तो ये हम गांधी की ही बदौलत से याद किया करते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है, बहुत लंबा सा पार्ट है। आखिरकार गांधी का जो हत्या जो 30 जनवरी 1948 में हुआ, स्टेज के नाते नथुराम एक व्यक्ति का जिसने इसका हत्या किया, वो चेस्ट पे गोलियों की लगने की वजह से फौत हो गए। अब हमारा जो दूसरा हिस्सा जो है, चौथा यूनिट जो है सेकंड ब्लॉक का, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान की बुनियादी खुसूसियात, हिंदुस्तान आईने की बुनियादी खुसूसियात। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद, जब हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, तो इस आजादी के जश्न को मनाते हुए, क्योंकि ये आसान नहीं था कि एक लंबे अरसे के बाद अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान को अपने हाथों से छोड़ दिया। अपनी हुकूमत की जो सख्तियां इस पे
अब वो खत्म हो चुकी है। जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे आईने को बनाने के लिए, हमारे इस हिंदुस्तान के आईने को बनाने के लिए ये 1 दिन या 2 दिन में तैयार नहीं हुआ। इसको लगभग हम 3 साल लगे बनाने में, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इस असेंबली ने 2 नवंबर 1949 को अपनाया। जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा हिंदुस्तानी आईना ही है। इसमें आज कितने आर्टिकल्स है वो तो दिन ब दिन ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन उस समय जो आर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए थे वो तो 395। इन 350 हिंदुस्तान के आईने को 22 हिस्सों में 9 शेड्यूलों में, पहले 8 शेड्यूल में तकसीम किया गया और बहुत सारे तरमीम एमेंडमेंट्स किए गए इस आईने को। तो जो बेसिक अनुमान है आज का, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। अब जो बेसिक अनुमान है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे हिंदुस्तानी आईने के क्या क्या खुसूसियात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहेंगे कि जो हिंदुस्तान का आईना है, ये जो शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा कि ये बैग ऑफ बारवर्स है। मीन्स इसको, इसके कुछ चीजों को हमने कनाडा से लिया है, कुछ चीजें हमने चाइना से लिए हैं, कुछ चीजें हमने रशिया से लिए हैं, कुछ चीजें हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, कुछ चीजें हमने जर्मनी से लिए हैं। मीन्स हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक लंबा सा कॉन्स्टिट्यूशन, एक लंबे कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में हमने इसको पाया। ये दुनिया की वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतनी लंबी और इतनी मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये वो आईना है, हिंदुस्तान का वो आईना है जिसको अगर हम फर्स्ट जो खुसूसियात माना जाते हैं तो हम इसको कहते हैं ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखी हुई आईना। लिखी हुई आईना से मतलब ये ऐसा है जैसे हम किसी को कहते हैं कल मुझसे मिल लेना, लेकिन उसने ये क्या कहा, ज़बानी कहा। कल अगर हम उससे मिलने के लिए गए तो वो ना आया तो वो कहेगा तो खौफ आगा। फिर अगर हम उसको कहेंगे कि आपने कहा था, मैं बोलेगा मैंने नहीं कहा था, मीनस अनरिटन था। अब अगर उसने कार्ड भेजा है, अगर उसने इनविटेशन भेजी है, लिख के भेजा है कि आपको फलानी तारीख पे फलानी जगह पे फलाने टाइम को आना है, तो कल वो इसको इनकार तो नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो हमने इसको पहले क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जो राइटर्स जो है, जो कुछ मुफस्सिरीन जो है वो लिखते हैं कि हमने इसको लगभग 319-20 पेजों पे फर्स्ट पेज पाया है। हालांकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर को अपना आईना भी था, लेकिन हम उसको बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है, इनको यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे हम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को
रिटन किया गया है। कौन से आर्टिकल में कौन सा चीज है, किसका दवा है, किसका इलाज है, किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही है वर्ल्ड में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसको हमने लिख के लिया है। ये फलानी आर्टिकल है, ये आर्टिकल 19 है, ये आर्टिकल 14 है, ये आर्टिकल 20 है, ये आर्टिकल 18 है, ये आर्टिकल 17 है, ये आर्टिकल 16 है, ये आर्टिकल 14 है। इन आर्टिकलों में हमने किसका क्या राइट रखा है, किसका क्या चीज रखा है, किसके लिए कौन सा चीज है, किसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस चीज को हम कैसे अपनाएंगे, इस चीज में ये बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडियन आईने के जो ये खसूसियात है, ये हमें एक या दो, इसको हम जितना लिखते जाए उतना एक खसूसियात आता जाएगा। इसको हम एक या दो या चार खसूसियात में हम इसको कलमबंद नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा जो है रिटन, तो ये है अब लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट एंड डिटेल्ड। लॉन्गेस्ट लंबी एंड डिटेल्ड मीन्स कि हर चीज में अपना लिखा हुआ है, हर चीज में लिखा हुआ है कि किसको क्या करना है, किस चीज को क्या करना है। ये सब चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। लॉन्गेस्ट है, लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, थक जाता है इंसान पढ़ पढ़ के। वो कौन सा चीज नहीं है जो हमारे इस हिंदुस्तान आईने में लिखा हुआ नहीं है। वो कौन सा आर्टिकल नहीं है, वो कौन सा आर्टिकल नहीं है जो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंटरनेशनली हो या नेशनली हो, डोमेस्टिक हो, कोई भी चीज हो, हमने अपने घर से लेके हर किसी चीज का दवा हमने इसी में लिया। हर किसी का अपना अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन जो है सोशलिटिक। मेरे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में कोई चीज तो है वो तो सोशलिज्म है, जिसको हमारे आईने के प्रेम्बल चेहरे में ऐड किया गया 42वीं तरमीम से 1976 में। सोशल, हियर द वर्ड इज सोशल। सोशल हम किसको कहते हैं, एक दूसरे के राइट्स, एक दूसरे की लिबर्टी, एक दूसरे के हुकूक। क्यों? क्योंकि हम कल ये भी कह सकते हैं कि सोशल लाइफ को यूज करने के लिए, इस सोशल लाइफ को, क्योंकि जो हमारी लाइफ जो है ये जानवर की तरह नहीं है कि अकेला भी, ये सोशली रहना है, ये सोसाइटियल हमें रहना है। पर हम कहते हैं ना सोसाइटी मीन्स कि हमें इस पड़ोसी का हक क्या है, इस स्टूडेंट का क्या हक है, इस उस्ताद के क्या हक है, इसके क्या पावर्स है, उसके क्या पावर्स है, ये हमें पता चलता है तो सोशल लाइफ से। तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वैसी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अपने आईने में सोशलिटी को भी ऐड किया गया। अगर हम ज्यादा ना कह सके तो अनदर जो है क्या है, हम कहेंगे सेक्युलर
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीज जो है, इट इज अ सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिज्म इज हियर। हिंदू है कोई, नो टेंशन एट ऑल, अपने तरीके से कर लो। मुस्लिम है कोई, अपने तरीके से कोई कर लो। रिलीजियस, नो इंटरफेयर इन वन रिलीजियस, किसी के रिलीजियस में, किसी के मजहब में टांग ना अड़ाना। सेक्युलर स्टेट है हिंदुस्तान। ऐसा वाहिद कंट्री है, अगर आप देखोगे कम्युनल स्टेटस है, लेकिन यहां हर किसी रिलीजियस का, चाहे वो माइनॉरिटीज में है, चाहे वो मेजॉरिटीज में है, लेकिन हम यहां पे क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम, किसी भी रिलीजियस को हम, हर किसी भी रिलीजियस को बराबरी से मानते हैं। हिंदुइज्म का त्योहार हो उसी तरीके से, मुस्लिमों का हो उसी तरीके से है, बुद्धिज्म का हो उसी तरीके से है, और किसी इज्म का हो तो उसी तरीके से है। तो हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का हो तो हम किसी के रिलीजियस में टांग नहीं अड़ाते हैं, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अपने सेक्युलर डजंट मीन, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपको सेक्युलर स्टेट है लेकिन आपने त्योहार को मनाते मनाते दूसरों का राइट पामाल नहीं कर सकते, डजंट मीन दैट इज द सेक्युलर स्टेट। हमें उस टाइम क्या करना है, उस टाइम हमें पहले देखना है, उस टाइम हमें पहले देखना है कि हम इस चीज को हासिल करने के लिए, हम इस चीज को एंजॉय करते करते किसी दूसरे इंसान का तो हत्या नहीं कर रहे ना। देन वी कैन से कि ये सेक्युलर स्टेट है, देन वी कैन से ये सेक्युलरिज्म है। उसी तरीके से तीसरा जो नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे हम अपनों, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द सेंटर मरकजी पे हमें क्या है, पार्लियामेंट है। मरकज पे क्या हमें है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन द सेंटर, रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगर हम मरकज की लेवल से देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे क्या है, वहां पे पार्लियामेंट है। स्टेट की लेवल पे क्या है, असेंबली है। उसी तरीके से सेंटर पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट पे क्या है, चीफ मिनिस्टर है, मैंने कैबिनेट गवर्नमेंट है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान के आईने को इज्जत करते थे। अप टू 15 अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर वाज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरे तरीके से अगर हम कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या है, बाले राय देहांती, हर किसी बाले को जो 18 साल का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, हर किसी को हक है, बालिग शादी को वोट देने का हक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी हिंदुस्तान आईने ने इसको भी अपनाया कि हर किसी शहरी को ये हक है कि वो क्या दे, उसको हक दे वोट देने का, इख्तियार है वोट देने का, चाहे वो किसको दे, किस जात से रखता हो, किस रंग से रखता हो, किस कद से हो, किस रंजस से हो, लेकिन क्या होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए। जब 18 साल का हो तो ये इसको हक बनता है, हुकूमत में हिस्सा लेने का। इससे नेक्स्ट अगर हम फीचर इसको ना माने जाए तो हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है हिंदुस्तान के आईने में एक अहम हैसियत रखते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के आईने में तीसरे पार्ट में इसको इंक्लूड किया गया और इन वजह से हम कह सकते हैं ये हमारे बुनियादी हुकूक है। हमारा वक्त बढ़ते जा रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 51 के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको लिबरल प्रिंसिपल्स के तौर पर, गांधीयन प्रिंसिपल्स के तौर पर, कभी हम कहते हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तौर पर तकसीम किया गया, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम खुसूसियत है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 51A के तहत। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है इनको हमारे हिंदुस्तानी आईना में इस पे एक खुसूसी तौर पर याद किए जाते हैं। भारत की जो एक खुद मुख्तारी है, भारत का जो मतलब है, हिंदुस्तान का जो बुनियादी जो तस्वुर है इस आईने का, वो यही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको दुनिया का शायद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन टक्कर नहीं ले सकता है। हमारी जमहूरी एक खसूसियत है जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड किससे लिया गया है, डेमोक्रेसी से। मीन्स लोगों की है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया है। रिपब्लिक लोगों की है, लोगों के लिए बनी हुई है, लोग ही इसको बनाते हैं। इस हुकूमत को, हमारे गवर्नमेंट को कौन बनाते हैं? ये बाहर से तो बनी नहीं होती है, ये खास लोगों की नहीं है, ये यूनिफाइड गवर्नमेंट तो नहीं है, ये यूनिकैमरल तो नहीं है, ये बाइकैमरल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर किसी वाले को हक है कि वो अपने हक का प्रयोग करे, अपने हक को जाने, अपने हक को यूज करे, अपने हक को इस्तेमाल करे, अपने हक को एंजॉय करे, ताकि कल जाके कहीं भी कोई भी मजहब या कोई भी नस्ल पे इसको हम अलाय, या कोई भी जिन्स पे हम इसको अलाय नहीं कर सकते।
हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका और एक फीचर है रिजिड जो है एज वेल एज फ्लेक्सिबल, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब जो है सख्त, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सख्त भी है, फ्लेक्सिबल नरम भी है। रिजिड किसी चीज को अगर हमें तोड़ना है तो हमें उसके लिए कानून का प्रयोग करना है। कानून क्या कहता है, ये इतना किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी का कत्ल किया है, तो इसमें इतना भी इजीनेस नहीं कि इसको सजा ना दिया जाए या इसको इजीली छोड़ा जाए, नहीं, कानून के मुताबिक। अब फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल जब हम बात करते हैं इतना नरम है, इतना कि इसको हम तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी ने डाका की, अगर किसी ने चोरी की, अगर किसी ने कोई गलत काम किया, तो हम इसको क्या कानून के मुताबिक इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसको हम तरमीम करेंगे, इसको वो सजा दे देंगे, उसके बाद इसको मौका दे देंगे, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उतनी, अगर ये जो रिजिड का मसला जो है, रिजिड कि अब कोई किसी सीएम के बेटे ने अगर कोई गलती की है, किसी सीएम के बेटे ने किसी प्रेसिडेंट के बेटे ने गलती की है, तो हमारा इंडियन का या प्रेसिडेंट ने खुद भी किया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि जो आम व्यक्ति को, जो आम नागरिक को सजा होनी चाहिए, वो सजा इस सीएम के, इस ब्यूरोक्रेट के बेटे को भी होना चाहिए, न कि इस ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस सीएम के लिए अलग कानून हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए कि इसके लिए भी वही कानून, इसके लिए भी वही कानून। जब हम फिजिबल, नमस्ते।